हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, अब आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो गई है कि अब आप एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ देने के फुल फॉर्म में है। लेकिन पिछले दो दिनों में हमने ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स देखे जिनमें बच्चों के कमेंट्स ये थे कि सर हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, हमारा साल बस ऐसे ही चला गया, किसी का बीमारी की वजह से, किसी का घर की स्थिति ठीक नहीं थी तो कोई घर नहीं था, बाहर था। लेकिन डोंट वरी, अगर आप उन्हीं में से हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं है, आपने साल भर नहीं पढ़ा, तो अब आपको कौन कौन से टॉपिक ज्यादा देखने हैं, किन पे ज्यादा फोकस करना है, जहां से बड़े वाले भर भर के नंबर मिलते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि आज की ये वीडियो हिंदी स्पेशल है। ठीक, इसमें आपके लॉन्ग वाले टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं जहां से आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बबुआ, क्योंकि अब यही आपके लिए अंतिम मौका है। इससे बाहर अब ये सोच लो कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अब आपके पास पाने के लिए, अगर यूं बात कर ले, खोने के लिए तो बहुत कुछ है। वैसे देखे, नहीं पढ़ोगे तो समझ लो सब कुछ खो गया। ठीक, लेकिन पाने का चांस अब भी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे पत्र लेखन, जो कि कितने नंबर में आएगा। ये आपका आएगा बच्चों पूरे 6 नंबर में। जो पत्र लेखन वाला आता है कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। और हमने 3 ही पत्र बताए हैं, आप बस वही 3 देख लीजिए। ठीक है, एक आपका हो जाता है क्या चीज, सफाई को लेकर के, कि मोहल्ले की सफाई के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी को या नगर निगम अधिकारी को या उससे संबंधित अधिकारी को ऐसा करके आएगा। दूसरा जो हो जाता है वो लिपिक पद हेतु। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है बैंक में, मतलब बैंक से क्या करना है, आपको ऋण लेना है, बोले तो लोन लेना है। ठीक, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और आ जाता है कभी कभार खाता खुलवाने के संबंध में। तो यहां पर अपन देखेंगे कि अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना कैसे है, चलिए देखते हैं। लिखना किस प्रकार है, लिखेंगे सेवा में, सेवा में, और उसके नीचे लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये आपको लिखना है, आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। फिर लिखेंगे विषय, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, ये आपका विषय है। ठीक है, फिर लिखेंगे महोदय जी। महोदय जी लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना है बच्चों। ठीक, इसके नीचे से नहीं लिखना, इसमें थोड़ा साइड से लिखिएगा। लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। तो मतलब इतना आप ऐसे लिखेंगे। आगे भी है। ठीक है, तो यहां से ऐसे आपको लिखना है, फिर उसके नीचे भी लिखना है। तो एक बार देख लीजिए उसके नीचे क्या लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे कि सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है वो इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। ठीक है ना? तो यहाँ पे चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा मोहल्ला जल्द ही महामारी के चपेट में आ जाएगा है। ठीक है, और लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः आपसे विनती है कि जल्द ही क्या सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। नीचे लिख देना है बबुआ डेट में, यहां आपको लिख देना है डेट, और यहां पर प्रार्थी में काखा गा। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है सफाई को लेकर। और आपको ये भी बता दे, याद रखिएगा बच्चों, आपको ये भी बता दे आपके 2025 के एग्जाम में, 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन पेपर में से लगभग ये 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि 2025 में 10 क्वेश्चन पेपर बने थे हिंदी के, सामान्य हिंदी के, और जिसमें से लगभग 7 से 8 पेपर में तो ये केवल सफाई वाला पूछ लिया था। तो समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना 100% ये आपके 5 से 6 पेपर में तो फिक्स है, एकदम से ठप्पा लगा लीजिए। ठीक, चलिए आई बात समझ में? तो उसके नीचे इस तरह से लिख देना है। अब उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, जो आपको हमने बताया ना, लॉन्ग लॉन्ग वाले देख लेते हैं।
जो एकदम फुल नंबर देते हैं। अब आपका आ जाता है कहानी का जो सारांश अथवा उद्देश्य को लेकर के, ये कितने नंबर का आएगा? ये आएगा 5 नंबर का। टॉपिक 100% एकदम खरा टॉपिक है और 100% फिक्स है, ठीक है। यहां पे बोलेगा कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या अथवा में करके बोलेगा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा में कोई एक दे देगा, और ठीक है कोई एक कहानी का उद्देश्य लिखना होगा। तो सारांश भी आता है प्लस का उद्देश्य, तो अथवा में करके रहता है। तो हम कहानी के सारांश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी कहानी ऑलरेडी देखी हुई है। ये जो पंचलाइट कहानी है बच्चों, पंचलाइट कहानी में प्रमुख पात्र होता है गोधन। यूं समझिए कि ये एक जैसे मूवी है, तो मूवी का एक हीरो है। अब हीरो है तो हीरोइन भी होनी चाहिए, तो हीरोइन उस मूवी की होती है क्या चीज? अगर गोधन है तो एक मुनरी, मुनरी इसमें हीरोइन है, ठीक है, वो गांव, और दोनों में आपस में क्या होता है? प्रेम, यानी लव होता है। अब लव है भाई, प्रेम है, तो विलन भी हो जाएंगी। तो एक विलन के रूप में मुनरी की मां होती है गुलरी काकी। अब गुलरी काकी ने क्या किया, जब आए दिन क्या होता है, लड़का उनके घर से गुजरता है, गाना गाते हो ना कि फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तुम अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरे, जरे नहीं जरा बेईमान, ऐसा है ना। मतलब ये कहानी में होता है कि वो घर से रोज गुलरी के घर से गुजरता है गाना गाते हुए, ठीक है। ये वो क्या होता है, जो मुनरी होती है, ठीक है, घर से उसके। अब गुलरी काकी जो है, मुनरी की मां है, वो पंच से शिकायत कर देती है, ये जो लड़का है ना गोधन, ये बड़ा बेकार लड़का, बोलते ना हमारे गांव में कहते हैं अरे ये अय्यास है, बेकार है। तो ये बहुत पुरानी कहानी है, बिहार के एक पिछले ग्रामीण क्षेत्र की है। तो वो पंच से शिकायत कर देते हैं, ये हमार बिटिया को तंग करता है। तो जो पंच है उन्होंने ये फैसला लिया कि अब गोधन को समाज से बाहर निकाल दो, इसका हुक्का पानी बंद, बिरादरी से बाहर निकाल दो। निकाल देते हैं। एक दिन रामनवमी का मेला होता है, सब लोग पैसा इकट्ठा करके एक पंच लाइट बोले तो लालटेन खरीदते हैं, ठीक है, और जो पैसा बचता है उससे पूजन सामग्री ली जाती है। फिर गांव में बोल दिया जाता है कि इस दिन किसी के घर में ढिबरी नहीं जलेगी, बोले तो चिमनी नहीं जलेगी, सब लोग इसी के लाइट में कीर्तन भजन करते हैं। लेकिन बात आती है जलाएगा कौन, क्योंकि उसे जलाना कोई नहीं जानता था। तो फिर क्या होता है, उसी का मौका उठा करके जो मुनरी होती है वो अपनी सहेली कनेली के माध्यम से ये बात पंच तक पहुंचा देती है, और उसके बाद पंच क्या है, भेज देते हैं कि जाओ उनको बुला लाओ। वो बंदा बड़ा अटपटा होता है, आता नहीं, बोलता है उसकी मां को भेजो जिसने मुझे बाहर निकलवाया है। तो वो फिर क्या, गुलरी काकी जाती है, तब वो वापस आता है, वो जला देता है पंच लाइट को, लोग कीर्तन भजन करते हैं। पंच भी बोलता है तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक है ना। ये सब, यही सब इस कहानी में है। अब तो एकदम शॉर्ट में एकदम हमने फोड़ दिया। लिखेंगे क्या बच्चों, क्योंकि आपको वहां लिखना है। लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी जो है फणेश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, मतलब एक आंचलिक बोले तो एक ग्रामीण कहानी, एक ग्रामीण परिवेश की, ग्रामीण वातावरण की। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। लिखेंगे इस कहानी में गोधन नाम का एक लड़का है, जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से क्या करता है, प्रेम करता है। और मुनरी की मां गुलरी काकी ने गांव के पंच से शिकायत किया है कि गोधन की, मतलब की शिकायत किया है कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के जो पंच हैं उन्होंने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन राम नवमी के मेले में गांव वाले क्या करते हैं, एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं, तथा जो पैसे बचते हैं उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। यानी जो मुखिया होते हैं, ठीक, वो अपनी धर्मपत्नी को बोलते हैं कि इससे पूजा पाठ की सामग्री मंगा लो। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। गांव के जो भोले भाले लोग थे वो उसे जलाना नहीं जानते थे, और ये गोधनवा अकेला ऐसा था जिसको नॉलेज था। क्योंकि भाई अगर बाहर निकाला गया है तो बिरादरी में शामिल करने के लिए उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, जैसा कि मूवी में होता है ना, कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाए, एकदम हैप्पी एंडिंग हो। तो पहले इतना आपको लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे कुछ आगे, लिखेंगे
कि मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़ी ही चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है और पंच क्या है, गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। पहले आपस में विचार विमर्श करते हैं, फिर मान जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे मान सम्मान इज्जत की बात होती है। क्योंकि दूसरे बिरादरी के जो लोग थे, दूसरी टोली के लोग थे, वो उनका मजाक बना रहे थे, बोले कि कान पकड़ के उठक बैठक करो जल जाएगा, कोई कहता है ये करो जल जाएगा, तो उनका मजाक बन रहा था। तो वो मान जाते हैं कि चलो बुला लो यार, लड़के को जला देगा। उसके बाद गोधन को बुलाया जाता है और वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी ये गले में खिचखिच हो रहा है कि जो मुनरी की मां गुलरी काकी होती हैं वो काफी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित कर देती हैं। मतलब वो भी कहते हैं कि बिटवा आज शाम का खाना हमारे यहाँ खाई लो। अब तो यहाँ पे गोधन भी एकदम मगन हो जाता है। तो वो भी समझो एक क्या कहते हैं, मुनरी को बोल रहा है ना कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए अम्मा ने तुम्हारी हमें खाने पे बुलाया है ना। तो यहाँ पर वही है कि भाई शाम को भोजन के लिए बुला रही हैं, तो वो बोल देती है, ठीक है। और पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी उसके घर से गुजरते हुए चाहे जितना गाना गुनगुनाओ, है ना, कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, अरे गोरा रंग काला ना पड़ जाए। मतलब जो वो बोलते हैं, अब चाहे तुम जितना गाओ कोई दिक्कत ना, ठीक है। और पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। तो ये आपका पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश हो जाता है ना। आसान, बहुत सिंपल है बबुआ, कुछ भी नहीं करना, देख लीजिए। हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं बहादुर कहानी, क्योंकि बबुआ आपके पास अथवा में करके आएगा। आ गया, मान लेते हैं जैसे एक पंचलाइट नहीं आया तो बहादुर आएगा, बहादुर नहीं आया तो पंचलाइट आएगा, तो हमें दोनों देखना है, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए बहादुर जो कहानी है, बहादुर कहानी क्या है, एक लड़के की कहानी। बहादुर नाम का एक लड़का है जो एक नेपाली लड़का है। इसमें भी कहानी थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए, पूरी पिक्चर खत्म। इसमें होता क्या है कि वो घर से उसे प्रताड़ित किया जाता है मां के द्वारा, वो भाग आता है, वो घर छोड़कर भाग आता है। और इधर जो ये कहानी है अमरकांत जी के द्वारा रचित है, वो अपनी पत्नी के कहने पर क्या करते हैं, एक नौकर की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी दूसरों को देखी देखा कि दूसरों के घर में नौकर हैं, ये काम कर रहे हैं, हम तो अकेले बैठ, हम भी अकेले बैठ के खाएंगे पिएंगे, हमारे घर का भी कोई काम करे, खाना बनाए, बर्तन धुले, कपड़ा धुले, ऐसा। तो वो भी बहुत ज्यादा जिद करती है अपने आदमी से, मतलब अपने हस्बैंड से, कि हमको भी नौकर चाहिए। तो क्या करते हैं, जो लड़का आया हुआ होता है नेपाली लड़का बहादुर, उस लड़के को ये अमरकांत अपने घर पर नौकर रख लेते हैं। तो उनकी पत्नी जो होती है, शुरू में उनकी पत्नी का नाम निर्मला है और किशोर उनके बेटे का नाम, ठीक है, उनका बेटा भी होता है किशोर। तो शुरू में वो बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं उस बहादुर लड़के के साथ, ठीक है। कौन, ये जो अमरकांत है, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का एक कैरेक्टर इसमें प्ले किया है। तो उनकी पत्नी निर्मला और उनका बेटा किशोर बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, शुरू में बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत मानते हैं, प्यार लाड दुलार सब कुछ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति क्या है, कठोरता बरतने लगते हैं। आए दिन उसको मतलब भला बुरा बोलने लगते हैं, बात बात पर क्या है, उसको खरी खोटी सुनाने लगते हैं, ठीक। वो सारा घर का सारा काम करता है, उसके बाद भी उसे मानो कि मारने पीटने का बस एक बहाना ढूंढते रहते हैं। होता है ना कि बस छोटी सी बात मिल जाए, बस इसी को पीट दे, तो ऐसा होने लगता है। और एक दिन तो एकदम हद पार कर देते हैं वो लोग। एक दिन उनके घर पर रिश्तेदार आ जाते हैं और उनमें से किसी का पैसा खो जाता है। तो वो घर में क्या होता है, पैसा खोने का पूरा इल्जाम उसी के ऊपर, बहादुर के ऊपर थोप देते हैं और उसके बाद उसको मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। अब इससे क्या है, वो जो बहादुर है वो भी इन सब चीजों से फिर तंग आकर के घर छोड़ करके चला जाता है। बाद में घर में जो पैसा खो जाता है वो पैसा भी मिल जाता है। उनके
उनको क्या होता है, किए पर बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है कि हाँ हमने गलत किया। लेकिन फिर वही बात है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जो भाई उनको माफ कर सकता था, अब वो बहादुर लड़का नहीं रहता है, यानी वो घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो ये कहानी इसमें होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही देखें तो ये दुख भरी कहानी है, इमोशनल। लिखेंगे बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवार जनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक, लेखक ने स्वयं को एक कहानी का एक पात्र बताया है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने मां के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। लेखक अपनी पत्नी के कहने पर उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। एकदम आसान हो जाएगी अब कहानी। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका बेटा जो किशोर पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है, लेकिन उसे फिर भी गाली गलौज सुनने को ही मिलता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बस क्या है, बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार रिश्तेदारों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसे बुरी तरह पीटा, तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक क्या होता है, घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना। अब उसके चले जाने के बाद घर में मातम छा गया, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। जाहिर सी बात है, सब बैठ के खाने के आदी हो गए थे, आराम के आदी हो गए थे। ठीक है, इसलिए क्या है, वे बहादुर को ढूंढते हैं। घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला अब बहादुर जा चुका था। ठीक, तो ये भी बहुत ही प्यारी सी कहानी है। आप क्वेश्चन बैंक वगैरह में इधर उधर देखेंगे, पूरा यूं गाथा है। इसीलिए हम आपको यही बोलेंगे प्यारे बच्चों कि आप इस तरीके से आप बहुत सरल शब्दों में ये कहानी लिख सकते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा एक बार देख लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए अब हम आ जाएंगे गद्यांश पर। किस पर? गद्यांश पर। ठीक है, गद्यांश पर। गद्यांश की बात कर लें, अब ये गद्यांश कितने नंबर का आएगा, तो ये पूरे के पूरे 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का। देखिए इसीलिए हमने बोला ना कि ज्यादातर जो आपके एकदम लॉन्ग वाले हैं हम उन्हीं को करवाएंगे। ठीक है, और ये चाहे जो गद्यांश हो, किसी पर्सनल एक की बात नहीं कर रहे हैं, और हम ये पूरा 100% दावे के साथ भी कह रहे हैं कि आप इसको कर लेंगे। कोई भी बच्चा हो नहीं पढ़ा, ठीक है, अगर समस्या हो सकती है तो केवल एक में कि किस पार्ट से है, किस मतलब किसने लिखा है, तो आपको वही 2 नंबर कट सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बताया है ना। बाकी आप आराम से कर सकते हैं। 8 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 8 से 7 नहीं मिलेगा, ये दावे के साथ बोल रहे हैं। नहीं तो पूरा 100 में 100% क्लियर है कि 10 नंबर देकर जाएगा। दिया रहेगा अथवा में करके 2 बोलेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिजनों मतलब परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संचार कणों को कह रहा है खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो सामंत समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, मतलब उखड़ गए, समाज ढह गए, और मदनोत्सव की धूमधाम भी क्या है, मिट गई। अब देखिए कह रहा है, अब आ जाते हैं थोड़ा प्रश्नों पर नजर डालिए। बोल रहा है कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, तो देखिएगा बोल रहा है, देखिए यहां पर बोल रहा है कि वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक है। तो कौन है, किसके बारे में बोल रहा है? शुरू में ही बोल दिया है अशोक का वृक्ष, क्योंकि बोल रहा है, थोड़ा आप दिमाग लगाइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोल रहा है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, ठीक है, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की ही परिष्कृति रुचि का प्रतीक है।
तो इसका मतलब रुचि का प्रतीक कौन है? अशोक का वृक्ष। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का फूल है। ठीक है, सेम ऐसे आंसर लिखना है। अगला है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो देखिए यहां पे बोल रहा है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, यानी जो उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वे सामंत उखड़ गए। अर्थात समृद्ध कौन हुई थी? सामंत। तो यहां पर सामंत के बारे में लिखेंगे कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था या हुई थी। ठीक, या सामंत अकेले जब लिखेंगे तो समृद्ध हुई थी लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? तो देखिए क्या स्थिति है। तो यहां पे कह रहा है कि स्थिति के बारे में कह रहा है कि यहां देखिए बोल रहा है ना कि सामंती सभ्यता की स्थिति क्या है। तो बोल रहा है कि वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, मनोत्सव की धूमधाम भी क्या है? मिट गई। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे आप कि आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए, उनका समाज ढह गया और उनके विलासपूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई, है ना? उसी में तो आपको सारा का सारा कुछ मिल रहा है। अगला होता है कि ये बोलेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये एकदम आसान होता है। अगर मान लेते हैं आपको व्याख्या करना नहीं पता, तो आप थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखिए, नहीं पूरा का पूरा यही छाप दीजिए जो लाइन होती है, कुछ भी मत करिए। ठीक है ना? जो भी बच्चे मतलब परेशान होते हैं कि सर ये रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होता है, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके काबिल नहीं है, मान लेते हैं आपको नहीं आता, तो आप शुरू में थोड़ा ये लगा दीजिए कि हाँ प्रस्तुत रेखांकित पंक्ति में लेखक कहता है, थोड़ा ऐसा वर्ड जोड़ दीजिए आगे, थोड़ा अपने शब्दों में लिख दीजिए कुछ। ठीक है, कि जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। ठीक, यहां पर आप वही चीज थोड़ा लिखेंगे कि इसमें विशाल सामंत सभ्यता जो कि साधारण प्रजा के परिश्रम यानी उनके मेहनत पर क्या है? पली बढ़ी हुई थी, आज वही रक्त के संचार कणों को क्या है? अपना निवाला बना करके बड़ी हुई है। तो ऐसे अपने शब्दों में थोड़ा बनाकर लिख दीजिए, हो जाता है। अगला है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों कैसे जानेंगे पाठ? क्योंकि अशोक के फूल पहले ही बोल दिया है। तो अशोक के फूल चैप्टर से है, किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहां पे आप लिखेंगे किस तरह से? आप ऐसे ही तो लिखेंगे, एक मिनट, यहां लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक का नाम, यानी पाठ के शीर्षक का नाम जो है क्या? अशोक के फूल, तथा इसके लेखक का जो नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना? तो इस तरीके से लिखना होगा। याद रखिए ये वाला भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, सारे प्रश्नों का जो उत्तर है इनमें आपको किस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं भैया गद्यांश पर। किस पर बच्चों? आपका सॉरी गद्यांश हो गया, पद्यांश पर। पद्यांश पर, गद्यांश तो हो गया, पद्यांश पर। ठीक है, ये पद्यांश जो होगा ना ये भी कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। 10 नंबर का ये पद्यांश भी कितने नंबर का? 10 नंबर का। ठीक है, इसमें भी कह रहेगा दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अथवा में करके रहेगा बोले तो 2 रहेगा। अब 2 रहेगा तो काम आसान हो ही जाएगा। ठीक, तो यहां पर जैसे एक दिया है, दिया है क्या कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी मतलब सछत्र रास निशा ओस टपकाती, उत्तेश लिखा है, ओस टपकाती और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। देखिए ये कब की बात है? अगर बात कर लें तो आप कैसे पहचानेंगे? हमने आपको बताया था कि अगर भरत शब्द आ जाए, जैसे भरत आ जाए, ठीक है ना, भरत आ जाए, भैया आ जाए, माई आ जाए, ये सब आ जाते हैं, ठीक, तो आप जान जाइएगा कि वो कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। देखिए इसमें पुत्र है, हमने बताया ना, पुत्र आ जाए, जैसे भरत आ जाए, ये सब आ जाए, अनुताप आ जाए,
तो ये कैकेयी के अनुताप चैप्टर से लिया गया है। इसी तरह पहचानेंगे, हमने एक ट्रिक भी बताया था। ठीक, तो यहां पर बात वही चीज है। यहां पे देखिए, अब कैकेयी बोल रही हैं। कैकेयी पहले राम को कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि हे राम, कि दुर्बलता यानी शपथ ग्रहण करने से ही व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है। यानी जब कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है, कसम खाता है, तो वो एकदम निर्बल हो जाता है ना। बोलते हैं ना कि मैं सच में कसम खा के बता रहा हूं, तो उससे लगता है वो व्यक्ति क्या है, कमजोर है, यानी एकदम दुर्बल पड़ गया है। तो वही क्या है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, कि शपथ से व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है कि पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। यानी मैं केवल कसम ही तो खा सकती हूं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कि यदि मुझे, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है, कि मैं भरत के उकसाने से तुम्हें क्या है, मैंने तुमको वनवास दिया है, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो जिस तरह मैंने अपने पति को खो दिया, उसी तरह पुत्र भी अपना खो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। अब जब सभागण उनको रोकती हैं कि ऐसा मत बोलो, तो वो सभागण को भी बोलते हैं, क्योंकि ये पंचवटी कुटी में सभा का आयोजन होता है जंगल में। तो वहां पर अब सभा की तरफ संबोधन करते हुए कहते हैं कि ठहरो, रुक जाओ, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। मैं आज जो कहती हूं उसको सभी लोग अच्छे से सुन लो, कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, और उसके बदले में क्या मैं मौन रहूं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और क्या उसके बदले में रत्ती भर भी पश्चाताप न करूं। थी सा निछत्र रास, मतलब राशि, निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कि जो रात थी, सा नक्षत्र, नक्षत्रों से परिपूर्ण, यानी तारे टिमटिमा रहे थे खुले आसमान में, और ओष टपक रही थी, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और उसके नीचे जो सभा थी, नीरव का मतलब एक मौन, मौन जो सभा थी, वो हृदय थपथपाते हुए, यानी अपने हृदय को पीटते हुए, छाती को पीटते हुए क्या है, रुदन कर रहे थे, यानी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। क्योंकि एक टाइम पे जो कैकेयी एकदम शेरनी की तरह दहाड़ती थी, आज वही क्या थी, एकदम शांत हो गई थी, एकदम गंगा की तरह पवित्र होती। आज वो खुद इतना रो रही थी, आज वो खुद पश्चाताप में जल रही थी। अब देखिए यहां पर आ गया कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ और कवि का नाम क्या लिखेंगे, किस पाठ से है, कैकेयी का अनुताप। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप, और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा शपथ है। लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि यहाँ पे कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, कि हे राम, दुर्बलता से ही व्यक्ति, मतलब शपथ से ही व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है, लेकिन मुझ अबला के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो यहां लिखेंगे कि कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है कि हे राम, शपथ से किसी व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है। ठीक है, तो दुर्बलता का चिन्ह क्या है, तो दुर्बलता का चिन्ह शपथ है, और इसको कौन किससे कह रहा है, तो ये कैकेयी राम से कह रही है। तो यहां पर लिखेंगे कि दुर्बलता का चिन्ह शपथ है, और यह कथन कैकेयी राम से कह रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है। तो ये वाले में तो हमने आपको अच्छे से बताया है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका है, कैकेयी का सभा के प्रति। यानी कैकेयी सभा से कहती है कि रुक जाओ, मुझे ना रोको। तो लिखेंगे कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन कैकेयी का सभा के प्रति है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अगला प्रश्न देखते हैं कि नीरव सभा की क्या स्थिति थी। नीरव का मतलब जो मौन धारण किए हुए सभा थी। तो यहां पर देखिए, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, तो हृदय को थपकाते हुए वो क्या रो रहे थे, यानी रुदन कर रहे थे। तो यहां लिखेंगे कि नीरव सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए क्या रो रहे थे या रुदन कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए बबुआ, और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको हूबहू ऐसे लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। देखिए ये वाले सारे टॉपिक आपको अपने जहन में डाल लेने हैं। आपको पेपर में मान लेते हैं छोटे मोटे वाले जैसे आपको लगता है कि हाँ भी नहीं आ रहा है, तो आप पहले बड़े वाले पे धावा बोल दीजिए। इसीलिए हमने ये टारगेट किया है ना कि पहले हमको बड़े वाले देखना है। ये आपका आ जाएगा संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश। और जो संस्कृत गद्यांश आएगा ये कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का। अब 7 नंबर में आएगा तो बहुत बड़ा नंबर होता है, 7 नंबर छोटा मोटा नहीं होता है। 1 2 की बात होती तो कुछ और थी। अब 7 नंबर है, ठीक, और 7 नंबर में आपका इसमें गिना चुना रहता है। फिर से एक शाम को वीडियो लाएंगे, फोड़ देंगे सब कुछ, जितना भी महत्वपूर्ण वाला है नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अथवा में करके आएगा। इसलिए हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं बच्चों, जो बताएंगे वही आएगा। ठीक है ना, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप सभी। देखिए बोल रहा है कि यहां पे बोलेगा किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए संदर्भ के साथ। आपका दिए है गे, 1 मिनट भाई। गले में खिचखिच। देखिए बोलेगा कि संदर्भ के साथ अनुवाद करना है। यहां पे दिया है कि संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुके हैं, इसलिए मिस मत करना कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है, इसके व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है। फिर आगे कह रहा है कि तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव को उत्पन्न करने की सामर्थ्य। अद्वितीय श्रुति माधुर्य की, और क्या है? अद्वितीय यानी अद्भुत श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। फिर आगे कह रहा है किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति, कि अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृशम किंचित अन्यत, ऐसी कोई और नहीं देता है। आगे लिखा है कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत तादृशी। फिर आगे कह रहा है कि मूलभूत मानवीय गुणों की जो विवेचना है, मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है, यानी और कहीं नहीं है। दया यानी दया हो गया, दानम दान हो गया, शौचम यानी पवित्रता, औदार्यम यानी उदारता, अनुसूया का मतलब निंदा ना करना, क्षमा, ठीक है, अन्य चा गुणा, इस अन्य अनेक गुण अस्य साहित्य से, इसके साहित्य के अनुशीलन से ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो मतलब इस तरीके से आपको ये अर्थ निकालना आ गया। अब लिखेंगे कैसे मेरे प्यारे रसगुल्लों? ठीक है, तो किस चैप्टर से है भाई? आपको दिख रहा है संस्कृत दिया है, तो संस्कृत मतलब संस्कृत भाषाया महत्वम से है। तो लिखना कैसे है? तो संदर्भ में लिखेंगे, क्योंकि 7 नंबर है तो 2 नंबर इसका। आपको इसका नंबर कैसे मिलता है? तो ऐसे मिलेगा 2 + 5 = 7। इसका मतलब 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर अनुवाद का। मान लेते हैं कि आपको अनुवाद करना नहीं आता, आपने लिख दिया किस पाठ से है, फिर भी 2 नंबर मिल गए, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या ही हो सकती है। लिखेंगे कि यहां संदर्भ में कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम महत्वम पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे अनुवाद में। अनुवाद में वही चीज कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है और इसका व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित भाव को स्पष्ट करने की क्षमता, और अनुपम क्या है? यानी अद्भुत, वही श्रुति माधुरता है। अधिक कहने से क्या? चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई और साहित्य नहीं। मौलिक यानी मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है ऐसी कहीं और नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और अनेक ऐसे गुण साहित्य यानी इस साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। तो बड़ा आसान है ना? है ना सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए, उसका पूरा अर्थ कैसे लिखना है। अब आपका एक आ जाएगा पद्यांश, बोले तो श्लोक, संस्कृत का श्लोक बोलेगा, आपका क्या कहेगा, श्लोक, ठीक है, या फिर इसी को पद्यांश कह के आएगा, संस्कृत पद्यांश, ठीक है ना, याद रखना, पद्यांश का मतलब वो नहीं, संस्कृत वाला, ठीक है। यहां पे बोलेगा कि दिए गए किसी एक संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, मतलब अनुवाद लिखिए, ठीक, या संस्कृत पद्यांश करके बोलेगा, ठीक। जैसे ना मे रोचते भद्रम व अभिनेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्यो भविष्यत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बार बार लाते हैं बच्चों। वैसे हिंदी में आपका फिक्स होता है 2 से 4, देख लो। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के कहां से लिया गया, ये जातक कथा, जातक कथा एक चैप्टर का नाम है, उसमें भी 2 पार्ट है, ठीक है। उसमें एक उलूक जातम है, तो जातक कथा के उलूक जातम से लिया गया है। अब इसका अनुवाद बड़ा सिंपल है कि ना मे रोचते भद्रम व उलूकुश्चा अभिनेचनम, कि तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं। यानी जब लोग वो सारे पक्षीगण मीटिंग करते हैं कि मनुष्यों में राजा होता है, मछलियों में भी राजा होता है, जो 4 पैर वाले जीव हैं उनमें भी राजा होता है, तो हमारे भी बीच होना चाहिए। तो एक बार सब लोग कहते हैं कि उल्लू को बना दो, फिर बात आती है, उसमें कोई बोलता है कि तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य, कि बिना क्रोधित होने पर, यानी बिना क्रोध के ही इसका जरा मुख देखो, तो कह रहा है कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा, यानी बिना क्रोधित होने पर ही ऐसे लगता रहता है ना। तो वही चीज कि बिना क्रोध के ही इसका मुंह जब ऐसा है, तो जरा ये बताओ कि क्रोधित होने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो वही चीज है। तो यहां पर लिखेंगे कि तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना, यानी उल्लू का राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बिना क्रोध के ही जब इसका मुंह ऐसा है, तो क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या चीज, संस्कृत गद्यांश का। अब इसके बाद आपको एक और देख लेना है, वो क्या हो जाता है, अपठित वाला। अभी तक आपने जो देखा, यहां से कितने नंबर क्लियर हो गए एकदम ठोस वाले। देखिए पहला तो हमने जो देखा, ठीक, जो पहला है वो आपका हो जाता है कितना, तो पहला वाला था कितने नंबर का, तो पहला 6 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का याद रखिएगा, 6 नंबर का पत्र लेखन देखा। फिर 5 नंबर का देखा, ठीक है, 5 नंबर का हमने कहानी का सारांश। फिर 10 नंबर वाला गद्यांश, फिर 10 नंबर वाला पद्यांश, फिर 7 नंबर वाला संस्कृत आप गद्यांश पद्यांश, फिर 7 नंबर वाला ये। अगर यहां से आप देखें तो 10-10 ये 20 हो गए, 20-10 30, 1 नंबर इधर गया, और 30-10 40, ठीक है। तो मतलब लगभग 50, यानी 45 से 50 नंबर के करीब तो आपको 1 2 3 4 5 6 टॉपिक यही देकर जा रहे हैं। यानी 100 में से 50 नंबर तक के बबुआ आप फोड़ रहे हो वैसे ही। इसलिए बोल रहे हैं ना कि सबसे पहले टारगेट आपको इन्हीं को बनाना है। ठीक समझ में आ गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।